हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे एक सेक्शन डी की जो फिजिक्स का पेपर यूपी बोर्ड का हुआ उसके अभी तक हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को एक्सप्लेन किया था, जो प्रॉब्लम आई है। आज हम सेक्शन सी को एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शन सी की प्रॉब्लम है तो 3 की का नंबर प्रॉब्लम है 3A, सेक्शन सी, फिजिक्स पेपर 2014 और पेपर कोड है 346 FX। तो इसमें प्रॉब्लम 3A में है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड विद ए सोर्स ऑफ 2 वोल्ट, कैलकुलेट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स एंड द स्टोर्ड इन कैपेसिटर। स्टोर्ड एनर्जी भी निकालना है, स्टोर्ड कैपेसिटर की एनर्जी और एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स। इसमें दिया गया 2 के काम है, 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र को आवेशित किया जाता है। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, एनर्जी स्रोत से कितनी मिल रही, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए गणना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है। 3 का काम को एक्सप्लेन करना है, 3A प्रॉब्लम, और ये 2 मार्क्स की प्रॉब्लम है। 2 नंबर इसके निर्धारित है। सेक्शन सी 2 मार्क्स के लिए है। सेक्शन सी के मार्क्स जो होते हैं वो 2 मार्क्स, 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी में सेक्शन ए ऑप्शनल टाइप होता है और सेक्शन बी शॉर्ट टाइप प्रॉब्लम होती है, वो 1 मार्क्स की होती है। ऑप्शनल टाइप 1 मार्क्स और शॉर्ट टाइप प्रॉब्लम 1 मार्क्स की। अब सेक्शन सी हमारी 2 मार्क्स की प्रॉब्लम इसमें होती है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन हमने बताया था, आपने अगर प्रीवियस वीडियो हमारे न्यूमेरिकल के जितने भी हमने वीडियो दिए हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल के, उसमें हमने सोल्यूशन करना बताया था कि आप किस तरीके से कोई प्रॉब्लम दी गई उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, इसमें कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमने एक बेसिक चीज बताई थी कि सबसे पहले आप जो रीडिंग दी जाती है न्यूमेरिकल में उसको आपको नोट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट, दिया है कि क्या दिया गया है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरड। तो कैपेसिटी मतलब सी की वैल्यू दी गई 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड दी गई। 10 माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 इंटू 10 पावर -6 फैरड। इसी को लिख देंगे 10 पावर -5। इसकी एक पावर इससे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 10 पावर 5 फैरड ये आ जाएगा। ये सी की वैल्यू है। इसके बाद सोर्स का वोल्टेज दिया गया है 2 वोल्ट। वोल्टेज दिया गया 2 वोल्ट। तो इसमें अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट में एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स। सोर्स की एनर्जी आपको ऑब्टेन करनी है। तो सोर्स की एनर्जी जो जिसको हम बोलते हैं सप्लाइड एनर्जी, सोर्स की जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं क्या, एनर्जी सप्लाइड। तो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, नंबर फर्स्ट पॉइंट, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स सोर्स की जो एनर्जी होती है वो क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू क्यू बी। E इक्वल टू क्यू बी, एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम द सोर्स। अब क्यू बी कितना होगा, क्यू कितना होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्रोपोर्शनल टू बी होता है कैपेसिटर के लिए। तो क्यू इक्वल टू सी बी, क्यू को क्या लिखते हैं, सी बी। तो क्यू की वैल्यू यहां पे हो जाएगी, तो यहां वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सी बी स्क्वायर। अब आपके पास रीडिंग दी गई है, सी कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितनी दी गई 10 पावर 5 और 2 वोल्ट इसके वोल्टेज दिया गया, इक्वल टू हो जाएगा यहां से। एनर्जी सप्लाइड का आपने फार्मूला लिखा है, E इक्वल टू क्यू बी, और E इक्वल टू क्यू बी के बाद में यहाँ पे वैल्यू आप रख देंगे। तो C की वैल्यू कितनी है 10 पावर -5 इंटू
v दिया गया, v का स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, इसको एनर्जी हमारी किस में होती है, जूल में। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करी 4 इंटू 10⁻⁵, यहां से ये आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड इसमें पूछा गया टर्म, संधारित्र में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसमें संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी निकालेंगे तो सेकेंड पॉइंट, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर कितना होगा स्टोर्ड एनर्जी। इसके लिए फार्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U इक्वल हाफ CV स्क्वायर। तो वैल्यू यहां पे यूज करेंगे 1/2, C की वैल्यू कितनी है 10⁻⁵, C की वैल्यू 10⁻⁵, B कितना दिया गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इससे कैंसिल हो जाएगा टर्म, 2 2 जा 4। तो U इक्वल टू स्टोर्ड जो एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी, स्टोर्ड एनर्जी 2 इंटू 10⁻⁵ जूल, ये एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी। तो आपके सामने दोनों आंसर है, एनर्जी पहले कैलकुलेट की गई, इसके बाद स्टोर्ड एनर्जी भी निकाली है। तो इसको जो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स है इसी को हम बोलते हैं सप्लाइड एनर्जी। तो ये आपके सामने सेक्शन सी की फर्स्ट प्रॉब्लम, जो आप 2 मार्क्स में अभी 2024 का जो एग्जाम हुआ है यूपी बोर्ड का, उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसको हमने सॉल्व करके बताया कि इसके दोनों आंसर आपके सामने है। एक आंसर है 4 इंटू 10⁻⁵ जूल, और सेकेंड ऑप्शन है जो आंसर दिया गया 2 इंटू 10⁻⁵ जूल। 3B प्रॉब्लम है सेक्शन सी, सेक्शन सी की 3B नंबर। A cell has electromotive force 1.5 volt and internal resistance 0.2 ohm. It is connected with internal resistance, external resistance of 2.8 ohm. Calculate potential across open ends of the cell and the current obtained from the cell. ये दो चीजें कैलकुलेट करना है। कोई 1.5 वोल्ट का विद्युत भाग बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 0.2 ओम, और 2.8 ओम उसका बाह्य प्रतिरोध दिया गया है। जोड़ने पर सेल के खुले सिरों पर विभवांतर निकालना है और सेल से प्राप्त धारा ये निकालना है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना दिया गया है 1.5, तो इसको लिखेंगे गिवन दैट, इसका सलूशन गिवन दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल, इसको ईएमएफ बोलते हैं, इक्वल टू 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल 0.2 ohm. It is connected with external resistance capital R equal 2.8 ohm. पोटेंशियल अक्रॉस, तो फर्स्ट टर्म में हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल V इक्वल क्वेश्चन मार्क फॉर ओपन सर्किट। सेकेंड है करंट ऑब्टेन, करंट आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला आपको पता होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी सर्किट में हो तो उसमें सेल के सिरों पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो वैल्यू होती है वो E इक्वल टू होती है V माइनस आई आर। फॉर ओपन सर्किट करंट I इक्वल टू 0,
ओपन सर्किट के लिए करंट क्या होता है, 0 होता है। तो ओपन सर्किट के लिए तो यहां पे हो जाएगा E इक्वल टू V। ये फर्स्ट कैलकुलेशन है फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए। E इक्वल टू V, E कितना है 1.5 वोल्ट, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट इसमें दिया गया, सेकेंड पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना है करंट। तो करंट की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो करंट आप निकालते हैं किसी सर्किट का, तो वैसे जनरल फार्मूला क्या होता है करंट का, I इज इक्वल टू V अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन यहां पे R है कितना, इस इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये फार्मूला होता है करंट का। करंट I इज इक्वल टू V अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब कैपिटल R की V की वैल्यू आपके सामने 1.5 अपॉन कैपिटल R कितना दिया गया 2.8 प्लस स्मॉल r की वैल्यू आपके सामने है 0.2, तो 0.2 वैल्यू हो गई स्मॉल r की। तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 अपॉन 3.0, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 हट जाएगा, तो I इक्वल टू आ जाएगा यहां से 15 अपॉन 30, 15 टू जा 30, तो यहां आ जाएगा 1/2। इसको हम लिखेंगे 0.5 एम्पियर। ये आपके सामने करंट। तो दो कैलकुलेशन यहाँ पे करना था हम लोगों को। एक हमने कैलकुलेशन किया है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ओपन सर्किट, और दूसरा इसका कैलकुलेशन करना था करंट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। तो करंट एक सेल का ओपन सर्किट की कंडीशन आपको याद रखना है फॉर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के लिए आपके सामने है करंट I इक्वल टू 0, और जनरल फार्मूला EMF का जो होता है वो आपके सामने EMF इक्वल टू E इक्वल टू किसी सेल के लिए V माइनस IR। ठीक है, किसी जगह V प्लस IR भी होता है, तो इसकी कंडीशन आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, हमारे प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें ये दोनों कंडीशन हमने डिफाइन की है, V प्लस IR कब होता है, V माइनस IR कब होता है। इसके बाद सेकेंड हमने वैल्यू ली है I इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस R। ये दोनों कैलकुलेशन इतना ही हमें इसमें कैलकुलेट करना था। प्रॉब्लम नंबर है 3C, जो 3C प्रॉब्लम है इसमें दी गई, तो वेवलेंथ रिप्रेजेंट द वेव प्रॉपर्टी, जो वेवलेंथ लैम्डा है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेव प्रॉपर्टी, एंड मोमेंटम रिप्रेजेंट द पार्टिकल प्रॉपर्टी। व्हाट विल द एक्सप्रेशन लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p एंड p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा रिप्रेजेंट। ये क्वेश्चन दिया गया था, 2 मार्क्स की प्रॉब्लम है ये, इसमें 2 मार्क्स निर्धारित है। इसका जो हिंदी वर्जन दिया गया था, यदि तरंग दैर्ध्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग p कण का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p और p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा क्या प्रदर्शित करेंगे। तो आपको ये इसके सलूशन में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करना था। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होती है कि कोई भी वेव पार्टिकल्स है या मटेरियल पार्टिकल है, तो मटेरियल पार्टिकल क्या करता है, वो वेव प्रॉपर्टी के साथ साथ पार्टिकल प्रॉपर्टी भी देता है। जो न्यूटन एक्सप्लेनेशन है और हाइगेंस का एक्सप्लेनेशन आपके सामने इससे पहले हमने बताया था। तो हाइगेंस एक्सप्लेनेशन में वेव पार्टिकल वेवलेट को एक्सप्लेन किया गया है, और न्यूटन वेव जो पार्टिकल थ्योरी कार्पस को एक्सप्लेन किया है। तो वही थ्योरी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी, इन्होंने बताया था ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम्स एक्ट एज ए वेव एंड समटाइम्स एक्ट एज ए पार्टिकल। तो कभी वेव के लिए फिनोमिना देता है और कभी पार्टिकल की फिनोमिना देता है। तो वेव नेचर से आपने जो डिफाइन की हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो जितनी भी थी और आपने निकाली है फिजिकल ऑप्टिक्स में, तो उसमें इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमिना आपने वेव प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन की है। पार्टिकल प्रॉपर्टी से आपने एक्सप्लेन किया है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी पार्टिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, और कॉम्पटन इफेक्ट, ये सभी पार्टिकल प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो
वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टी दोनों से हमने कई फिनोमिना फिजिक्स की एक्सप्लेन की है। तो वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टी में जो इन्होंने बताया कि जो तरंग होती है लैम्डा, वो तरंग गुण तथा संवेग पी कण के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी और पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा क्या प्रदर्शित करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया गया कि मोमेंटम और पार्टिकल जो प्रॉपर्टी है, एक्सप्रेशन जो ये दिए गए, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स, जो पार्टिकल प्रॉपर्टी जो इसमें दी गई है, तो वेव जो होती है वो मूविंग पार्टिकल को एसोसिएट करती है, क्योंकि उसमें वेव जब ट्रेवल करती है किसी मीडियम में, तो किसी मीडियम में पार्टिकल्स हैं, वहां पे पार्टिकल में डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया बाय एक्सटर्नल सोर्स। तो डिस्टरबेंस जब क्रिएट होगा तो उस समय क्या होगा कि उसमें वेव जनरेट हो जाती है। तो वेव, वो जो पार्टिकल जो मूव करता है जिस वेव से, उसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। क्या कहते हैं? मैटर वेव्स। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिस जिस तरीके से मीडियम में मूव करते हैं, तो भी पार्टिकल है, लेकिन ये जो वेव एसोसिएट करते हैं उसी को हम बोलते हैं मैटर वेव्स। तो इस मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो यहां पे आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इसके बाद में इट प्रोपेगेट इन फॉर्म ऑफ वेव पैकेट। वेव पैकेट क्या है? विद ग्रुप वेलोसिटी। तो वेव पैकेट क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि कई वेव सुपरइम्पोज करती हैं एक दूसरे पे, तो एक ऊर्जा एनर्जी का जो पैकेट होता है वो एक कभी एनर्जी हायर एनर्जी होती है और कभी मिनिमम एनर्जी हो जाती है। तो एक पैकेट जो डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम वेव पैकेट कहते हैं, तो ये जिस वेलोसिटी से मूव करता है किसी मीडियम में, जैसे वेव पैकेट की जो एनर्जी है इस तरीके से फॉर्म, ये वेव पैकेट है, कहीं एनर्जी लो है फिर से हायर एनर्जी की तरफ मूव करेगा, तो ये वेव पैकेट की एनर्जी होती है। तो इस वेव पैकेट की एनर्जी से जब मूव करेगा किसी कोई भी पार्टिकल, तो उस समय जो वेलोसिटी होगी उसको हम ग्रुप वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि मूवमेंट है तो उसमें मोमेंटम होगा, पार्टिकल में क्या होगा? मोमेंटम। इसीलिए मोमेंटम p इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते थे कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आप दिखा सकते थे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, पार्टिकल हमारा जो होता है वो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों को डिफाइन कर, जो मटेरियल पार्टिकल्स जितने भी हैं वो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों को देते हैं। इसमें लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो वेव एसोसिएटेड पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल मूव करते हैं किसी मीडियम में, तो मैटर वेव्स देते हैं। तो मैटर वेव्स देंगे तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। सेकंड, वेव प्रोपगेटेड इन फॉर्म ऑफ वेव पैकेट। तो वेव पैकेट देंगे तो सब वेव पैकेट मतलब फॉर्म ऑफ कंबाइंड फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं किसी मीडियम में, तो उस समय ग्रुप वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, तो ग्रुप वेलोसिटी होगी p इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो इस तरीके से आपने दो इसके टर्म को एक्सप्लेन किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी और p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको देना था। सेक्शन सी की प्रॉब्लम नंबर 3D, जो आपने 2024 का पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, क्लास 12, इसकी प्रॉब्लम 3D। If the mass defect of a nucleus 2 into 10 power minus 6 kg, then calculate the binding energy in joule and in electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति की वैल्यू दी गई है 2 into 10 power minus 6, तो उसकी बंधन ऊर्जा जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गिवन दैट इसका सलूशन निकालेंगे। तो सलूशन में क्या दिया गया है? गिवन दैट क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले इसमें दिया गया मास दिया गया है 2 into 10 पावर माइनस 6 केजी। केजी में दिया गया तो ये मास है, इसका द्रव्यमान दिया गया है। अब आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। बाइंडिंग एनर्जी किसमें कैलकुलेट करना है? इन जूल। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये कैलकुलेट करना बाइंडिंग एनर्जी इन जूल। सेकेंड में क्या कैलकुलेट करना है? बाइंडिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप देखते हैं क्या इसकी बाइंडिंग एनर्जी जूल में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला होता है, बाइंडिंग एनर्जी जिसको हम बंधन ऊर्जा बोलते हैं, बीई इक्वल mc स्क्वायर। इसको डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये बाइंडिंग एनर्जी यहां पे कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा ई इक्वल आयम की वैल्यू कितनी दी गई, 2 इंटू 10 पावर -6। सी की वैल्यू आपके सामने, आपको पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10 पावर 8। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो यहां से डेल्टा ई आ जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -6 इंटू, इसको लिख देंगे 9 इंटू 10 पावर 16, 9 इंटू 10 पावर 16। तो इसको लिख देंगे कितना, डेल्टा ई इक्वल, जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 9 इंटू 2 18 इंटू 16 से 6 जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा 10। इतने जूल आ गई, ये जूल में एनर्जी आपने कैलकुलेट की। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप आपको कैलकुलेट करना है बाइंडिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई भी एनर्जी आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10 पावर -19 से उसको डिवाइड कर लेते हैं। यही तो आपने सीखा होगा इंटर में जब आप सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या क्या करते हैं, उसमें हम डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज। ये फर्स्ट स्टेप थी। तो सेकेंड स्टेप आप कैलकुलेट करना है सेकेंड में बाइंडिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी इसकी कैलकुलेट करना है, बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है, यहां पे डेल्टा ई की वैल्यू कितनी दी है, 18 इंटू 10 पावर माइनस 18 इंटू 10 पावर 10 अपॉन, इसमें 1.6 इंटू 10 पावर -19 से डिवाइड कर दिया, 1.6 इंटू 10 पावर -19। पॉइंट हटाएंगे तो यहां आ जाएगा 80 इंटू 10 पावर 10 अपॉन 16 इंटू 10 पावर -19। ये कैंसिल हो जाएंगे, 16 टू जा 80, सॉरी 5 जा 80, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 10 पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का टर्म 10 टू पावर 10 है, तो 19 प्लस 10 यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 इंटू 10 टू पावर 19 प्लस 10, तो यहाँ हो जाएगा 29। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये दो आंसर आपके सामने है। एक बाइंडिंग एनर्जी आपने कैलकुलेट की थी किसमें, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको ये वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करना है, ये 18 दिया गया है, तो एक बार जाएगा यहाँ पे, वो 80 नहीं था 18 था, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो 180 तो एक बार इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 इससे जाएगा, इसमें डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11.5। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जब इसमें 16 से डिवाइड करेंगे तो 11.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 नहीं, यहाँ हो जाएगा 11.25। उसको 80 कर गए थे ना, उसमें गलती हो गई थी। तो ये आंसर इसका आएगा 11.25 इंटू 10 पावर -20, 10 पावर +29, क्योंकि 180 था तो 180 को 80 लिख गए थे गलती से। तो इसको 180 में जब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये 18 हमारा बन जाएगा 180। तो 180 से जब 16 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 20 आएगा, फिर से एक बार जाएगा तो 4 आएगा, फिर से एक बार जाएगा तो 40 हो जाएगा, 40 से 32 जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो 16 पंचे 80, लास्ट में 25 आ जाए, तो 11.25 इंटू 10 पावर 29। तो आपने जो सोल्यूशन किया होगा उससे इसको मैच कर ले,
एक में आंसर इसका आएगा 18 इंटू 10 पावर 10 जूल और दूसरा आंसर होगा 11.25 इंटू 10 पावर 29। तो ये दो आंसर आएंगे बाइंडिंग एनर्जी के। तो ये 3D सेक्शन सी की लास्ट प्रॉब्लम थी। आई होप आपको सभी प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। अगर किसी प्रॉब्लम में आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।